नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश में एक बार फिर कानून व्यवस्था और बदमाशों की धमकियों ने डर का माहौल बना दिया है। बिजनेसमैन के बाद अब नेता भी बदमाशों के निशाने पर आ गए हैं। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला के बाद अब उनके भतीजे और जेजेपी के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को धमकी मिली और आरोप में बताते चले कि आरोपी ने विदेशी नंबर से दिग्विजय को एक वीडियो भेजा जिसमें बताते चले कि पंजाबी सिंगर मूसेवाला की प्रतिमा पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है। गौरतलब है कि मूर्ति जो लगवाई गई थी वो दिग्विजय चौटाला की तरफ से लगवाई गई थी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम एक बार हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार जी जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वीरेंद्र सोनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। व्यापार और विकास में आगे बढ़ते हरियाणा को किसकी नजर लग गई कि अचानक यहां के अमन चैन पर हमला तेज हो गया है। मुट्ठी भर बदमाश प्रदेश की 50,000 पुलिस की फौज को चैलेंज कर रहे हैं। चाचा अभय चौटाला के बाद अब उन्हीं के सियासी प्रतिद्वंदी जजपा युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को भी धमकी मिल गई है। दिग्विजय चौटाला ने डबवाली में जिस सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति लगवाई थी उस पर फायरिंग करते हुए उन्हें विदेशी नंबर से ये वीडियो भेजा गया है। यानी प्रदेश में बिजनेसमैन को धमकाने और रंगदारी के लिए मजबूर करने वाले बदमाश अब नेताओं के पीछे पड़ गए हैं। ये हो क्या रहा है? हमने उस दिन भी यही बात कही थी कि यहीं से साफ पता चलता है कि भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। एफआईआर उसके 3 दिन बाद लॉन्च हुई है और अभी तक भी किसने फ़ोन किया, कहाँ से ये फ़ोन आया, किसने ये धमकी दी, कौन इसके पीछे है, इसके ऊपर जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। अभी तक हमें पुलिस की तरफ से या किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और आप ये भी देखिए जी कितना और बुरा हाल होता जा रहा है कि पूर्व में मंडल का अध्यक्ष रहा बीजेपी का, जुलाना में उनके बेटे की गोली मार के हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि दिग्विजय चौटाला ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें सीधे कोई धमकी नहीं मिली है। ये वीडियो पुलिस को मिल गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज प्रदेश के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय आपराधिक घटनाएं हैं और आपराधिक घटनाओं में अगर कैपिटल कोई बन गया है तो वो आपका यमुनानगर क्षेत्र बन गया है, जहां रंगदारी, फिरौती, गुंडागर्दी, मर्डर, लूटपाट, डकैती जैसी घटनाएं शायद एक आम खबर बन गई है। यमुनानगर में बुजुर्ग माओं को इस बात की चिंता है कि उनके बच्चे, उनके बेटे बेटियां घर सुरक्षित लौटेंगे या नहीं। व्यापारी, अभी मैं टिम्बर मार्केट में जाके आया हूं, व्यापारी यमुनानगर के इस बात के सकते में हैं कि हम कैसे इस मुश्किल दौर से निकलें। गौरतलब है कि इस तरह की घटनाओं से दहशत ही नहीं फैलती, इसका सीधा असर व्यापार, पूंजी निवेश और अमन चैन पर पड़ता है। ये भी काबिले गौर है कि कानून व्यवस्था हमेशा से प्रदेश में एक अहम मुद्दा रहा है। विपक्ष ने तो इसे हमेशा हथियार बनाया है। सरकार पर विपक्ष अब इसी हथियार से हमला कर रहा है। ये भी पहली बार हुआ है कि उल्टे विपक्षी बदमाशों के निशाने पर हैं। ये कैसे दिन आ गए? हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में पहले बिजनेसमैन को धमकी मिली, अब इसके बाद धीरे धीरे नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। अब नेताओं को भी धमकियां दी जा रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम देवेंद्र कथुरिया जी आपके साथ करेंगे। देवेंद्र कथुरिया जी, पहले बिजनेसमैन को धमकियां दी जा रही थी बदमाशों की तरफ से, अब नेता भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है, प्रदेश में वाकई में कानून व्यवस्था जो है वो लचर साबित हो रही है? देखिए, पिछले 1.5 महीने में बहुत घटनाएं हुई हैं, एक के बाद एक। जैसे घटनाएं होती गई वैसे दहशत बढ़ती गई और विपक्ष को मौका मिल गया सरकार की कानून व्यवस्था पर
उंगली उठाने का। बात यहां तक आई कि क्या डीजीपी को बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई काम अच्छा होता है तो श्रेय कैप्टन को मिलता है, और कोई काम अच्छा नहीं होता, बुरा काम होता है, मैच हार जाए तो कैप्टन पर ही आती है जो लीड कर रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में महकमे के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जी, उन पर सवाल उठते हैं, जो सरकार पर तो उठेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पुलिस वाला काम तो नहीं कर सकता। पुलिस का काम तो पुलिस को करना है। तो पिछले 1.5 महीने से सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर निशाने पर है। बहुत सारी घटनाएं हुई है, एक के बाद एक हुई। अब सवाल ये है कि जैसा हम रिपोर्ट में बता रहे हैं कि पहले तो बिजनेसमैन पैसे के चक्कर में, पैसे ऐंठने के लिए, रंगदारी, धमकाने के लिए, किडनैपिंग, रंजिश में गोली चला देना, चाकू घोंप देना, इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है। लेकिन जब उसमें फुटाव आ जाए, स्पार्ट हो जाए, मतलब एक के बाद एक घटनाएं हो, तो जाहिर है कि दहशत फैलेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर पे जितनी सरकारें हरियाणा में रही हैं, बहुत बार सरकारें दबाव में आई हैं, और जब चुनाव हुए हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का भी एक हथियार के तौर पर विपक्ष इसको इस्तेमाल करता है। अब फिर थोड़े दिन की चुप्पी के बाद अब फिर वही दौर आया है। हमने कुछ 15-20 दिन पहले भी एक प्रोग्राम चलाया था इसी तरह का, कि लॉ एंड ऑर्डर की खराब होती स्थिति चिंताजनक है। देखिए अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो हम जो पूंजी निवेश की बात करते हैं, बाहर की दूसरी कंपनियां आए, पैसा लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी, तो इसमें सीधा सीधा फर्क पड़ता है। और पूंजी निवेश को छोड़ भी दे तो जो मौजूदा लोग, हजारों फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान चल रहे हैं। आप देखिए मारुति सुजुकी के खरखोदा में है, मानेसर में है, गुरुग्राम में है, बड़े बड़े प्लांट है, आयशर के हैं, स्कॉट्स के हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी, जीटी रोड बेल्ट में पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, पंचकुला, कितनी फैक्ट्री। सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का इन उद्योगों से ही आता है। पानीपत रिफाइनरी एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो इस तरह के बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं जो प्रदेश की खुशहाली को बढ़ाते हैं, सरकार के खजाने को भरते हैं, वही पैसा विकास में खर्च होता है। लेकिन अगर इस तरह का माहौल होगा, आपको याद दिला दूं, मारुति में, गुरुग्राम में मारुति सुजुकी जीएम को कभी जिंदा जलाया गया था। जीएम को हड़ताल हुई थी वहां पे। बाद में जो जांच में सामने आया, स्थानीय युवा थे, स्थानीय लोग थे जो डिस्टरबेंस पैदा करना चाहते थे। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिससे कई बार चिंता की बात नजर आती है। और अब फिर कुछ दिन की चुप्पी के बाद फिर अब देखिए बड़े नेताओं को, जब मेरे को याद है अभय चौटाला को धमकी दी गई थी, तो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के संज्ञान में, पानीपत के रहने वाले हैं, मीडिया वालों ने पूछा उनको धमकी, कह रहा अच्छा उनको धमकी मिली है, अच्छा उनको भी धमकी मिल गई। थोड़ा सा व्यंग कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने सीरियस होकर कहा था मामला तो गंभीर है और पुलिस पूरी जांच करेगी, तह तक जाएगी। तो मतलब ये एक तरह से अलार्म सिचुएशन है सरकार के लिए भी, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। और लोग भी थोड़ा सा, लोग दहशत में मत रहे, लोग अपने अधिकार की आवाज उठाएं, सरकार से कहें कि ऐसे माहौल में कैसे बिजनेस चलेगा, व्यापार चलेगा, फैक्ट्रियां कैसी चलेगी, अमन चैन कैसे होगा। तो एक बार फिर चिंता की बात बढ़ गई है। महेश जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि अगर बदमाशों को बदमाशी छोड़नी पड़ेगी तभी वो प्रदेश में रह सकते हैं, या फिर अपराध छोड़ें तो ही प्रदेश में रहें, अन्यथा वो प्रदेश छोड़कर चले जाएं। और इसके बाद इस तरीके की धमकी मिलना क्या दर्शाता है? क्या ये सीधे तौर पर बदमाश चेतावनी या चुनौती दे रहे हैं सरकार और प्रशासन को? देखिए, सोशल मीडिया पर रील्स चलाने से बदमाश हरियाणा छोड़कर नहीं चले जाएंगे, किसी तरह का सियासी बयान देने से बदमाश हरियाणा छोड़कर नहीं चला जाएंगे। साफ तौर से ये बात समझने की है कि कॉन्ट्रास्ट को समझने की अगर जरूरत है। उत्तर प्रदेश के देखिए कितने खराब हालात थे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले, कितने बदतर हालात उत्तर प्रदेश के थे। और चूंकि हरियाणा से अगर किसी को भी उत्तर प्रदेश रात के समय या दिन के समय भी अगर उत्तर प्रदेश के इलाके को गुजरना होता तो आगे पीछे पुलिस की सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद ही काफिला जो है हरियाणा की गाड़ियों का काफिला उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके को पार कर सकता था। आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है कि आप आधी रात को उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में जा सकते हैं, गाड़ी लेकर जाने वाले को डर नहीं लगेगा। ये परिवर्तन कैसे आया? ये परिवर्तन आया पुलिस की सख्ती के बाद, ये परिवर्तन आया जो पॉलिटिकल विल पावर थी उसके साथ ही परिवर्तन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अब हरियाणा प्रदेश का जिक्र करता हूं। हरियाणा प्रदेश में हरियाणवी चुटकुले सुनाने से हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हो जाएगी।
जाएगी। मुस्कुरा देने से, रैलियों के मंच पर मुस्कुराहट बिखेरने से हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हो जाएगी। अगर डीजीपी ये व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर आप डीजीपी को बदलिए, आप पूरी पुलिस व्यवस्था को बदलिए, लेकिन कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मामला नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के रहने वाले करीब 3.25 करोड़ की आबादी की सुरक्षा का मामला है। अब ये सरकार को तय करना है कि ये सुरक्षा क्या सरकार देने जा रही है या हरियाणा प्रदेश के रहने वाले लोग खुद अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लें। फिर अगर गन का लाइसेंस पुलिस से मांगा जाएगा, प्रशासन से मांगा जाएगा, तो इसके लिए भी इनकार कर दिया जाएगा। अगर पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि लोग अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद करें, जो कर सकता है वो किया जाए। तो ऐसे में अब दोनों ही व्यवस्थाओं के लिए सरकार तैयार नहीं है। यहाँ एक बड़े आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत पुलिस में इस वक्त महसूस की जा रही है, फिर चाहे वो शीर्ष नेतृत्व यानी डीजीपी रैंक से हो, चाहे नीचे के अधिकारियों कर्मचारियों से हो, और एक कंप्लीट रिवैम्पिंग की जरूरत यहाँ पर पुलिस को इस वक्त पूरी पुलिसिया व्यवस्था में देखने को मिल रही है कि एक स्टैग्नेंट स्थिति जो है वो पुलिस में इस वक्त देखने को मिल रही है। एक दूसरा पहलू भी मैं यहाँ पर जाहिर करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जातिगत जो मामले सामने आ रहे हैं वो पुलिस के मनोबल पर काफी बड़ा अटैक कर रहे हैं। मैं हिसार के एक डीजे बंद करने वाले मामले का जिक्र यहाँ पर जरूर करना चाहूंगा, जिसमें सरकार की तरफ से एक समझौता किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों के खिलाफ ही हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब पूरे पुलिस महकमे में इस पूरे घटनाक्रम के बाद रोष है और उस घटना के साइड इफेक्ट्स का, यानी जो सरकार की तरफ से समझौता किया गया, पुलिस कर्मियों के खिलाफ ही हत्या की एफआईआर दर्ज करने की जो बात है, जो फैसला है सरकार की तरफ से लिया गया, पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप उस फैसले के बाद, और एक तरीके से पुलिस का मनोबल टूटा हुआ है। पुलिस को लगता है कि अगर अपनी जान जोखिम में डालकर किसी भी तरह की ड्यूटी को अगर अंजाम दिया तो जातिगत फैसले इस लिहाज से लिए जाएंगे कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, पुलिस कर्मियों को ही वहां पर दोषी बनना पड़ेगा। तो ऐसे में पुलिस का मनोबल कमजोर है, पुलिस की पूरी जो व्यवस्था है वो स्टैग्नेंट इस वक्त नजर आ रही है, पॉलिटिकल विल पावर में कमी नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि एक आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा प्रदेश में इस वक्त करना पड़ेगा। ये सिर्फ इस बात को इंगित नहीं करता कि अभय सिंह चौटाला को धमकी मिली है, ये सिर्फ इस बात के लिए चेतावनी नहीं है कि दिग्विजय सिंह चौटाला को धमकी मिली है। देखिए, ये दो शख्सियत हैं जिनकी वजह से खबरों में जिक्र हो जाता है, लेकिन क्या आम हरियाणवी की जिंदगी सुरक्षित है? उसके अलावा साइड इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो एक और महत्वपूर्ण कारण जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा कि बढ़ती बेरोजगारी भी हरियाणा प्रदेश में एक कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। युवाओं में जो है रोजगार की संभावनाएं ना के बराबर नजर आ रही हैं। 13 लाख बच्चे जो है COD ग्रुप की परीक्षा देने पहुंचते हैं, लेकिन परीक्षा देने वालों को भी पता है कि हो सकता है कि 10-20 हजार नौकरियों की व्यवस्था भी शायद सरकार नहीं कर पाए। तो ऐसे में 12.5 लाख, अगर 50,000 भी मान लें तो 12.5 लाख युवाओं के भविष्य का क्या होगा? कौन से सेक्टर में उन्हें जो है रोजगार मिलने जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर भी बदतर स्थिति में इस वक्त है, और जिस तरह की कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई इन्वेस्टमेंट हरियाणा प्रदेश की धरती पर करना चाहेगा। इससे कहीं बेहतर उत्तर प्रदेश की धरती साबित हो सकती है। नोएडा में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है या उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में इन्वेस्टमेंट करता है तो हरियाणा प्रदेश से कहीं ज्यादा सुरक्षित आज वो इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। वीरेंद्र सोनी जी, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या हरियाणा में ग्राफ जो है कानून व्यवस्था जो लगातार है वो लचर होती चली जा रही है और अपराध का ग्राफ क्या लगातार बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ये तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, ये बड़े उदाहरण हैं। पहले चाचा को धमकी दी जाती है, अब भतीजे को धमकी दी जा रही है। देखिए, हरियाणा में अपराधों की स्थिति बढ़ती जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर आप ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछेंगे तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल का बता देंगे कि तब अपराध कितने थे, अब अपराधों में कमी आई है। मतलब वास्तविकता कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आंकड़े देकर बताया था कि इतने इतने गिरोह सक्रिय, इतनी वारदातें हुई है। रणदीप सुरजेवाला को भी धमकियां मिली थी, तो उन्होंने एक विधिवत रूप से एक आंकड़े देकर बताया कि हरियाणा में अपराधों की स्थिति ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसका खंडन कर दिया कि वो अपने शासनकाल के समय में जो गिरोह सक्रिय थे वो भूल गए। तो ये परस्पर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हरियाणा में अपराध बढ़ रहे हैं। हरियाणा में ऐसी कल्पना नहीं थी। अब जो पुलिस महानिदेशक है शत्रुजीत कपूर, उनकी काफी अच्छी छवि है, कठोर माने जाते हैं,
लेकिन इस समय जो अपराधों पर नियंत्रण होना चाहिए जिस ढंग से, उस ढंग पर नहीं हो पा रहा है। गिरोह सक्रिय है, नेताओं को धमकियां मिल रही है। देखिए इनेलो की तो प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह सिंह राठी की भी हत्या हुई थी। तो ये बातें देखिए, चाहे मामले कुछ भी रहे हों, लेकिन अपराधों का बढ़ना चिंताजनक है। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है तो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बैठक ली थी, लगातार मैराथन बैठक ली थी पुलिस अधिकारियों की। लेकिन अब स्थिति ये है कि देखिए गृह मंत्रालय उनके पास है, सीधी जिम्मेदारी उनकी आती है। लेकिन देखिए जब अनिल विज गृह मंत्री थे तो तब पुलिस का क्या रवैया था, पुलिस में कितना खौफ था, अनिल विज की कितनी इच्छा शक्ति थी, मतलब पुलिस कर्मी भी खौफ खाते थे। और अब कुछ स्थिति है नहीं। देखिए नैब सिंह सैनी के पास और भी कई विभाग हैं, उनकी कई प्राथमिकताएं हैं, दिल्ली भी जाना पड़ता है उनको, नेताओं की हाजिरी भी पड़नी पड़ती है, केंद्रीय नेताओं से भी मिलना पड़ता है, योजनाओं के बारे में बातचीत करनी पड़ती है। लेकिन गृह मंत्रालय में जितना उनका फोकस होना चाहिए क्या वो दे पा रहे हैं? तो ये कई कारण है। देखिए वो स्थिति में बदलाव के लिए अब राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। अब जिस तरह का उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, निश्चित रूप से लोग आश्चर्य करते हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे बदल गया, तो हरियाणा क्यों नहीं बदल सकता? तो हरियाणा में क्या कमी है? देखिए कारण कई सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से जो होना चाहिए था वैसा हो नहीं पा रहा, लोगों को ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ सरकार के स्तर पर भी ऐसा प्रयास होना चाहिए और पुलिस प्रशासन में भी भाई ऐसा चुस्त होना चाहिए, और ताकि पुलिस का खौफ हो, कानून का खौफ हो। लोगों में जब कानून का भय समाप्त हो जाएगा तो लोग जो है काफी अपने एक तरह से निर्भीक हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हमें तो कोई खतरा है ही नहीं है। तो इस तरह की स्थिति, और उनको राजनीतिक संरक्षण भी नहीं होना चाहिए। अगर राजनीतिक संरक्षण मिलेगा तो अपराध बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल इस दिशा में काफी कुछ करने की आवश्यकता है। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में सरकार के लिए कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जो लोगों का एक सरकार के प्रति विश्वास का वातावरण बना हुआ है उसको ठेस पहुंचेगी। और हालांकि मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितने प्रयास होने चाहिए थे उस ढंग से प्रयास नहीं हुए। हालांकि घोषणाएं तो बहुत हुई हैं, काफी कुछ कहा गया, जैसे कथुरिया जी ने भी कहा, डॉक्टर महेश जी ने भी कहा तो, लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए थी, लोग तो परिणाम चाहते हैं, गंभीरता चाहते हैं, विषय की गंभीरता को समझते हुए प्रयास होने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी। ठीक है। देवेंद्र कथुरिया जी, अभी डॉक्टर महेश जी जिस तरीके से कह रहे थे, उत्तर प्रदेश का उन्होंने उदाहरण दिया, और इसके साथ ही वीरेंद्र जी भी उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद अब स्थिति कहीं ना कहीं बिल्कुल सुधरती हुई नजर आ रही है। क्या हरियाणा को भी उत्तर प्रदेश की दिशा में अब काम करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार अपराध बढ़ रहा है? क्या योगी मॉडल अपनाने की जरूरत है हरियाणा को? देखिए 2 दिन पहले एक सत्य में एक खबर आई थी कि हरियाणा पुलिस यूपी के क्राइम कंट्रोल मॉडल पर काम करेगी। पुलिस के जो प्रवक्ता है, हर जिले में एक प्रवक्ता है, वो यूपी का दौरा करेंगे 3 जिलों में, और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, मीडिया में क्या रिपोर्ट छपी है, क्राइम कंट्रोल यूपी पुलिस कैसे करिए, हरियाणा पुलिस ये सीखेगी। इस तरह के ऑर्डर भी आए हैं। मैं इससे भी बड़ी एक बात ये कहता हूं, हरियाणा की बहुत सारी महिलाएं ये अक्सर कहती, देखिए यूपी 6 जिलों से सटा हुआ है हरियाणा से, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली क्रॉस करके फरीदाबाद और पलवल, 6 जिले जो जहां व्यापार अच्छा खासा है, अच्छी प्रॉपर्टी की अच्छी कीमतें हैं, लोग खाते पीते हैं, खुशहाल है। 6 जिले यूपी से सटे हुए हैं। यूपी के जो वारदात होती है, बहुत सारे ये सामने आता है कि यूपी के क्रिमिनल यहाँ आए, हरियाणा में वारदात करके भागे, क्योंकि नजदीक पड़ता है, महज 20-25 किलोमीटर दूर है हरियाणा के शहरों से यूपी। एक तो ये क्राइम इसलिए ज्यादा है कि यूपी से 6 जिले सटे हुए हैं। इससे बड़ी बात मैं ये कहता हूं, जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अब यूपी, ये यहाँ बीजेपी का शासन है बहुत सालों से। यहाँ बहुत सारी औरतों को हमने पहले भी ये बात रिपोर्ट दिखाई थी, महिला मुंबई की कोई महिला ये कहती है कि हम रात को 12 बजे अकेली भी सैर करने या आइसक्रीम खाने हम अकेली जा सकते हैं, गहने पहनकर 2 महिलाएं जा सकते हैं, कोई डर नहीं। गुजरात में कोई डर नहीं। यूपी में अब स्थिति बहुत सुधार है। क्रिमिनल्स को या तो जेलों में डाल दिया गया या उनमें इतना दहशत कर दी है कि वो क्राइम करने की हिम्मत नहीं करे। लेकिन हरियाणा बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, पिछले 10-11 साल से राज चल रहा है। क्राइम कांग्रेस राज में भी था, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम भी था, बहुत सारी चीजें हुई थी। भूपेंद्र हुड्डा ने भी एक बार बतौर मुख्यमंत्री कहा था, मुख्यमंत्री बनने के 1-1.5 साल बाद, कि क्रिमिनल्स को मैं कहता हूं या तो हरियाणा छोड़ जाओ या अपराध करना छोड़ दो। वही भाषा अब नायब सिंह सैनी ने बोली है, लेकिन उसका असर नजर नहीं आ रहा। अगर बीजेपी रूल स्टेट जो दूसरी मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, वहां की महिलाएं रात को 12 बजे अकेले
घूमने जा सकते, आइसक्रीम खाने जा सकते, गहने पहनकर। हरियाणा में तो 8 बजे के बाद कोई महिला घर से निकल नहीं सकती, गहने पहन के निकले, यहाँ तो दिन में ही छीन लेते हैं। इतना खौफ है स्नैचिंग का, लूटपाट का। तो हरियाणा भी तो बीजेपी रूल स्टेट है, यहाँ कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए। अगर बाकी बीजेपी रूल स्टेट्स में यही स्थिति कोऑपरेटिव सेक्टर की है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग हमेशा से मुनाफे में रहा है और हरियाणा में हमेशा से घाटे में रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बीजेपी रूल स्टेट्स होने के नाते कानून व्यवस्था भी दुरुस्त करनी चाहिए सरकार को। कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत रोजगार देता है, लेकिन उस मामले में भी बहुत सारी कमियां हैं। हम भले ही नंबर 1 कहें, तेज रफ्तार से दौड़ता, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार, ये बातें हैं, लेकिन जमीन पे हकीकत नजर आनी चाहिए। महेश जी, क्या यह घटना दिखाती है कि अपराधियों के हौसले तो बुलंद हैं और पुलिस प्रशासन यहां पर लाचार है? महेश जी तक ऑडियो शायद नहीं पहुंच पा रही है। मैं वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, वही सवाल आपसे भी है मेरा कि क्या यह घटना दिखाती है कि अपराधियों के हौसले तो बुलंद हैं लेकिन पुलिस प्रशासन लाचार यहां पर नजर आ रहा है? देखिए, कई हद तक ऐसी स्थिति हो जाती है। अब ये देखिए, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि हरियाणा में भी वीआईपी कल्चर है। भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको अगर हम जो विशेष सुरक्षा दी जाती है, उनको गनमैन उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उनकी पात्रता है या नहीं। देखिए, एक सरकारी गनमैन रखना एक स्टेटस संबल बना हुआ है, प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। हालांकि पुलिस ये कोई जानकारी नहीं देती भी किसी को सुरक्षा देने का क्या आपका एक मापदंड है, और ना ही ये पुलिस जानकारी देती है किन किन लोगों को जो है सुरक्षा दी गई है। और आरटीआई में मांगने पर भी नहीं जाती, क्योंकि पुलिस कहती है कि उन्हें इसके मामले में विशेषाधिकार है, वो ये जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं है, उन्हें ये विशेषाधिकार मिला हुआ है भजनलाल जी के समय से। और ये बात है कि देखिए, किसी भी नेता को जो है सुरक्षा लेनी होती है तो उनको तुरंत सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन जो आम गश्त होनी चाहिए, जो एक तरह का अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं खामी है। आगे देखिए, पुलिस अधीक्षक भी अपने स्तर पर बैठ के करते हैं, जिला स्तर पर भी होती है, आगे मंडल स्तर पर भी होती है, और जो राज्य मुख्यालय स्तर पर भी होती है, लेकिन जो अपराधों पर नियंत्रण लगना चाहिए वो नहीं लग पाता। अब जैसे अब पुलिस का डायल 112 है, अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन इसमें क्या है कि लोग पुलिस कर्मी घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही कहते हैं कि हम घटनास्थल पर पहुंच गए। उनका कोई मॉनिटरिंग, कोई ओटीपी सिस्टम भी नहीं है कोई इस तरह से, ताकि पता लगे कि वो घटनास्थल पर हैं भी या नहीं है। तो कई व्यवस्था में कई सुधार भी हुआ है, लेकिन कई अभी खामियां भी हैं। और देखिए, पुलिस कर्मियों को आधुनिक जो है सुविधाएं भी देनी चाहिए, उनको प्रशिक्षण भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए अपराध काफी बदल गया, अपराध करने का तरीका भी बदल गया है, डिजिटल जो है अपराध काफी ज्यादा हो गया है। तो ऐसे स्तर पर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, और उन्हें उनके काम के घंटे भी निर्धारित होनी चाहिए, उनको अवकाश भी मिलना चाहिए, उनको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अगर उनके जो तबादले हैं राजनीतिक आधार पर होंगे तो आप ऐसे परिणाम की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो उनकी जवाबदेही तो अपने आकाओं और नेताओं के प्रति होगी। तो ये व्यवस्था तो बदली नहीं है। तो ऐसे में कितने नेताओं को कितने पुलिसकर्मी दिए गए सुरक्षा के लिए, एक स्टेटस संबल के लिए? मतलब वो अगर सुरक्षा के दायरे में चलते हैं तो इसका मतलब है कि हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं। तो ऐसे में पुलिस कर्मियों को सुविधाओं के साथ साथ उनकी जवाबदेही भी निश्चित करनी चाहिए और कठोरता से कार्रवाई भी करनी चाहिए, और इसके तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय भी देना चाहिए। बिल्कुल। महेश जी, प्रदेश में जब राजनीतिक जो नेता हैं वही सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं, खुलेआम इन नेताओं को धमकियां मिल रही हैं, तो आम जनता कितनी सुरक्षित है हरियाणा में? देखिए, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये सिर्फ नेताओं को धमकी मिलने का मामला नहीं। आप सिर्फ अभय सिंह चौटाला या दिग्विजय सिंह चौटाला को धमकी मिलना एक खबर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इन दो नेताओं के अलावा भी जो है एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आई है, जहां पर सरकार की कानून व्यवस्था को अपराधी जो है ठेंगा दिखाते हुए नजर आए थे, और साफ तौर से पुलिस का जो खौफ अपराधियों के मन में होना चाहिए वो खत्म होता नजर आ रहा है। और यही सबसे बड़ा संकट पुलिस के लिए भी इस वक्त पैदा हो चुका है, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि पुलिस पर भी जो मारपीट की घटनाएं हैं वो बढ़ने लगी हैं, पुलिस पर अटैक की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। यानी अपराधी, वो किसी भी तरह के अपराधी हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हैं या फिर जो आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, वो अब पुलिस पर अटैक करने से नहीं डर रहे हैं। पुलिस का जो खौफ है वो अब अपराधियों के मन से खत्म होता नजर आ रहा है। और पॉलिटिकल बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन जब तक हरियाणा में सुरक्षित माहौल आप नहीं दे पाएंगे, अगर अपराधियों के खिलाफ आप कार्रवाई जो
जो पुलिस कार्रवाई बनती है वो अगर नहीं करेंगे, जैसा मैं संदर्भ ले रहा था कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया गया, क्यों अपराधी अपराध करने से डरने लगे हैं उत्तर प्रदेश में, बस उसी तरह की कानून व्यवस्था, उसी तरह की सरकार की जरूरत इस वक्त हरियाणा प्रदेश में महसूस की जा रही है। बहुत सारी ऐसी बात है जिसे आप कानून के खिलाफ मान लेंगे, लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर जो बेलगाम अपराधी इस वक्त हरियाणा प्रदेश में नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ अगर उन्हीं की भाषा में बात करने की कोशिश नहीं की गई तो फिर ये संभव नहीं हो पाएगा। अपराध लगातार बढ़ता चला जाएगा और बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट है। युवाओं के पास खासकर जो मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते, खासकर जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिन्हें किसी भी तरह की हुनर नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को लगता है कि अपराध ही रोटी कमाने का एकमात्र जरिया हो सकता है और उसी रास्ते अब बड़ी तादाद में युवा आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ये पुलिस के लिए भी चुनौती है, आप कितने लोगों को कानून और व्यवस्था का हवाला देकर बंदूक की गोली से या हथकड़ी से रोक सकते हैं। अगर अपराध इसी तरीके से पनपता रहेगा तो ऐसे में परिस्थितियों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हरियाणा प्रदेश में आए, इसके अलावा पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जो इन्वेस्टमेंट है वो हरियाणा प्रदेश की जमीन पर लगे, सरकार की आमदनी हो, युवाओं को रोजगार मिले, ये माहौल कायम करने की जरूरत इस वक्त हरियाणा प्रदेश में है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पॉलिटिकल विल पावर की कमी है। अगर पॉलिटिकल विल पावर की कमी नहीं होती तो फिर पुलिस अपने एक्शन मोड में नजर आती। अभी कमजोर मनोबल के साथ पुलिस खड़ी हुई नजर आ रही है। अब महज की जरूरत है ये कि पुलिस भी अब बदमाशों की भाषा में उनको जवाब दे, तभी क्राइम पर कंट्रोल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देश में एक बार फिर से कानून व्यवस्था और बदमाशों की धमकियों ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टोटल टीवी।